नमस्कार बच्चों, क्लास 7th एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत सेकंड यानी भाग फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हजारों वर्ष पहले जितने भी इस भारतवर्ष में जो भी परिवर्तन हुआ, इस पूरे देश में जो परिवर्तन हुआ, उसकी जांच पड़ताल करके सारा कुछ उसका कंक्लूजन निकाला गया है, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। समझ में आया? मानचित्र जो 1 है, इस मानचित्र 1 पे हम नजर डाल रहे हैं। तो ये जो किसने बनाया था, ये भूगोलवेत्ता जो है अल इस्रिदी, इसने बनाया था ये मानचित्र, जो कि अरब के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। बहुत बड़ा मानचित्र था, उसका एक टुकड़ा अपने को इस चित्र के अंतर्गत दर्शाया गया है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र सेकंड जो है एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दूसरा जो नक्शा है ये, ठीक है, ये किसने बनाया था? मानचित्र नंबर सेकंड जो है ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का नक्शा बनाया था। दिख रहा है ना, इंडिया है ना, नहीं इंडस लैंड, कुछ भी इसको पहले जिस नाम से जाना जाता था उसके बारे में बताया गया। ठीक है, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इस्रिदी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। समझ में आया? इसके अनुसार दक्षिण भारत वहां बताया जहां उत्तर और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ बताया गया है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए थे इन्होंने, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, उत्तर प्रदेश को कन्नौज कहा जाता था। मानचित्र सेकंड पहले मानचित्र में बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ठीक है, जो पहला मानचित्र बना था जिसे अरब भूगोलवेत्ता ने बनाया था, उसके कम से कम 600 साल बाद ये सेकंड मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। 600 साल में तो आपको पता होना चाहिए कि 600 साल के अंतर्गत तो कितनी चीजें बदल जाती है और प्रति साल बदल जाती है, तो 600 साल में तो काफी चीजें बदली गई होगी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। कौन सा? जो सेकंड जो नक्शा है वो हमें ज्यादा परिचित लगेगा, क्योंकि ये हमारे आज के जो मानचित्र हैं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता मानचित्र है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। समझ में? यूरोप से जो भी नाविक या फिर समुद्री यात्री आया करते थे, वे इस नक्शे के द्वारा भारत पर आते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। जो दूसरा युग आया तब तक तो मानचित्र का अंकन का जो विज्ञान था वो बदल चुका था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचना के संदर्भों और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा, इसके बारे में देखेंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा में से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव हो गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत का अर्थ लेते हैं, हिंदुस्तान को भारत कहते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी की इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था।
समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो पोर्शन था, सिर्फ उसी को हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन अब इस हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत यानी पूरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लग गया है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। समझ में आया? जो दिल्ली क्षेत्र के सुल्तान के अधिकार में आएंगे उन्हें ही हिंदुस्तान कहा जाएगा, ऐसा उस मिनाज शिराज इतिहासकार ने बताया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। समझ में? हिंदुस्तान जो शब्द था वो अभी इस समय हम पूरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन पहले जब हिंदुस्तान शब्द यूज में लिया जाता था उसमें केवल और केवल उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का समावेश उसके अंदर कभी नहीं था। इसके विपरीत 16वीं शती के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासी और संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ जहां भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक तथा राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द यानी कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द है ही ले लो, हमारे लिए या आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है। विदेशी शब्द है यानी विदेश में रहने वाला, यानी जो भारत में नहीं रहता है उसके लिए विदेशी शब्द यूज में लिया जाता है। ठीक है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का अंग नहीं हो विदेशी कहलाता था। समझ में आया? किसी भी गांव में अगर कोई भी उस समाज का व्यक्ति न आ जाए तो उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। समझ में आ गया? आगे चलिए। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 ईस्वी से लगा के 1750 ईस्वी तक के लगभग हजारों वर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा हजार हो गया ना, 700 से 1700 1000 हो गया है ना। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में इसे वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने के इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन, जनमत और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ठीक है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं,
इसलिए लिपिक या नकलन 20 हाथ से ही पांडुलिपियों का प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कभी कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे में बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। समझ में आ गया बेटा? जैसे मान लीजिए सबसे पहले किसी लेखक ने कोई पांडुलिपि लिखी होगी, फिर उसी पांडुलिपि का अब आज के लेखकों ने उसकी कॉपी की होगी, तो वो जब भाषा समझ में नहीं आएगी, उसकी लेख पद्धति यानी कि राइटिंग समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उस शब्द को लिख दिया। ऐसे करते करते अनेक लेखकों ने एक ही चीज को अनेक लेखकों ने बार बार प्रतिलिपि लिखी, उसकी कॉपी की, तो सब किताबों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग आपको मिलेगा। सब कुछ में थोड़ा थोड़ा बदला बदला नजर आएगा। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। समझ में आया? जो इन दिनों हाल में जो प्रतिलिपियां बनाई गई, हमें उन पे ही निर्भर रहना पड़ता है, उन्हीं की बातों को हमें सच मानना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। समझ में आया? जितने लेखक हुए सबने अपने अपने हिसाब से कुछ बदलाव कर दिया, तो एक इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों को भिन्न भिन्न अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालय में कहीं दबा पड़ा था। आगे चलिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। सन 700 से लेके 1700 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल, है ना। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का ही काल रहा। आपने अध्याय 5, 6 और 7 में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप पढ़ाए हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर के तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों ने, ये बेटा चरखा होता है, सॉरी चरखा नहीं है, ये पहिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिन पहियों का प्रयोग किया जाता था वो पहिए। महत्व बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत समुदाय। समझ में आया? सबसे ज्यादा हमने क्या, यहाँ लाइन कौन सी छोड़ी थी कि इस काल में जिस समुदाय में सबसे ज्यादा महत्व बड़ा था जिसका, वो था राजपूत समुदाय, जिसका नाम राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र के से निकला, राजपूत।
ठीक है। 8वीं से 14वीं शती के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। समझ में आया? कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन कौन? कवि और चारण लोग। समझ में आया? आगे चलिए। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करते थे ये लोग आदि समूह ने उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुआ। पर्यावास जो कि पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी कि बिना तनख्वाह की मजदूरी, जिसका पैसा ना मिले उसे बेगारी कहा जाता था। ठीक है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ भूमि जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी करने का काम भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र का कोई और। ठीक है बेटा। आगे चलिए। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। जो जाति के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वे इन नियमों का पालन उन लोगों से करवाया करते थे, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जो जहाँ पे छोड़ रहे हैं हम क्षेत्र और साम्राज्य, हम वो नए वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है बेटा।